मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि जब तक आपके वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,96,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हां, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आपने हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे सुने ही होंगे, जिसमें दुनिया भर से काफी सेलिब्रिटीज आए थे। दुनिया के टॉप परफॉर्मर, क्रिकेटर और मूवी स्टार आए और शादी में 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन रुपए लिए थे। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए क्या है इनकी कमाई? असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर इंसान बनाता है। सबसे बढ़कर जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1978 में वो वापस इंडिया थे और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसी यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था। इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। देखते ही देखते उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त सरकार की तरफ से काफी सख्ताई थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहराम रचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटिंग के बजाय टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई और अपना स्टॉक भी लिस्टेड कर दिया। फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1980 सर्वे में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमाया। 96 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। जब धीरू भाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसके डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के अंदर तू मैं होने लगी। दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से ये सपना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड करने और अपना अपना काम करें। इस तरह फाइनल रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले।
इस तरह की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई फिर भी चलती रही और कई बार ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गए। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इकलौता सबसे बड़ा बिजनेस हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंट स्टोर्स और सुपर मॉल्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंट रेट पर एक ही जगह पर मिल रहे थे। जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ, तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैच करवाए गए, तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। तो 16 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क बिजनेस किया, जिसमें कॉल्स और मैसेज को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुँच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनी ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है, जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनी को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल और डेटा प्रवाहित करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनी को भी अपने रेट कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट दुनिया के सस्ते काम रेट पर मिलते हैं। मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट डिज्नी के साथ $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इस तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर किसी न किसी बिजनेस में होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है, 370 अरब इंडियन रुपए के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियन का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर शख्स कहलाएंगे। तब जाहिर है, जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटीलिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो शायद स्क्वायर मीटर है। इसके अंदर मंदिर, सलून, हॉस्पिटल, थिएटर, जिम और हेलीपैड भी हैं। सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी तरीन कारों का एक शोरूम भी है। हाल ही में अनंत अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक आंकड़े के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये सिर्फ एक अंदाजा है, 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की दौलत हो, उसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 पेड़ काट देना। असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का बिजनेस पुराने इंडस्ट्री के मंचे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था, कि मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और फाइनली बैंकक्रप्ट हो गई। दूसरा ये कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्सिफाई नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशंस। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर में फैल होता है, आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा।
कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर एरिक्सन सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है। ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंड को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं।